सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वर्णमाला जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसे ही आगे बढ़ाएंगे और स्वर वर्ण को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्वर वर्ण क्या होता है? बेसिकली ये हिंदी के वॉवल्स हैं, है ना। और इसकी परिभाषा देखिए क्या है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से मतलब बिना किसी अन्य वर्ण की मदद से अगर हम किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? स्वर वर्ण कहलाता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, तो 13 किस तरह से डिवाइडेड है? 10 तो क्या होता है हमारा लेखन के अनुसार था, और 10 क्या है? उच्चारण के अनुसार बोला जाता है, और 3 जो हमारा एडिशनल है वो लेखन में ही सिर्फ आता है। ठीक है, री अंग आ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे तो कई प्रकार से हम लोग स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। सबसे पहला हम लोग देखते हैं मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। ठीक है, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, इसका कहने का मतलब है कि उच्चारण करने में कितना समय लग रहा है, उस बेसिस पर स्वरों को किस तरह से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ह्रस्व स्वर है हमारे पास, दीर्घ स्वर है और प्लुत स्वर है। ठीक है, ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में कम समय लगे। ठीक है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक मात्रा में जो समय लगे उसे ही हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल क्या है? अ ई उ। ठीक है, तो इसमें बहुत ही कम समय लग रहा है या एक मात्रा जितना शब्द लग रहा है, समय लग रहा है। ठीक है, दीर्घ स्वर अब देखते हैं तो ह्रस्व स्वर से जो अधिक समय जिसमें लगता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, 2 मात्रा का समय। ठीक है, इसमें क्या लगेगा? 2 मात्रा का समय लगेगा। ह्रस्व स्वर में कितना लगा? 1 मात्रा का समय लगा। दीर्घ स्वर में क्या लगेगा? 2 मात्रा का समय लगेगा। और इसमें हमारा क्या एग्जाम्पल होगा? आ ई उ ए ओ औ औ। ठीक है, तो ये हमारा दीर्घ स्वर हो गया। अब प्लुत स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ठीक है, दीर्घ स्वर से भी क्या लगता है? इसमें अधिक समय लगता है, और इसका इस्तेमाल बेसिकली किस में किया जाता है? पुकारने या नाटक में प्रयोग किया जाता है। किसी को पुकारने में, ठीक है, या फिर नाटक में किया जाता है। मतलब कि किसी एक वर्ड को ही हम लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ा तीर करके कह रहे हैं। तीर कर कहने का मतलब क्या है? किसी को पुकारते हुए, जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम राम को बुला रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? राम, इस तरह से। ठीक है, तो जो बीच में हमारा ये टाइम लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रा और मा, इसके बीच में जो हमने ऐसे करके साइन दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाता है? प्लुत स्वर में आता है। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकता है आ ई ऊ दे करके कि ये किस प्रकार के स्वर में आएंगे। ठीक है, और प्लुत स्वर भी, ये सब मतलब टाइम बेसिस पर है। ठीक है, किसको बोलने में कितना समय लग रहा है या फिर कितनी मात्रा का समय लग रहा है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ह्रस्व स्वर सबसे कम, दीर्घ स्वर में क्या होता है? उस उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है, और प्लुत स्वर में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और पुकारने या नाटक में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसके आधार पर है? जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के यानी टंग के प्रयोग के आधार पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, अग्र स्वर है, मध्य स्वर है, पश्च स्वर है। अग्र का मतलब क्या होता है? आगे से। ठीक है, तो अग्र स्वर कहने का मतलब क्या है? उच्चारण में जीभ के अग्र भाग का जब इस्तेमाल हो तब उसे हम क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहेंगे। ठीक है, जैसे ई ए ए। ठीक है, मध्य स्वर क्या हुआ? जीभ के मध्य भाग से आवाज़ आएगी, जैसे आ। बोल करके देखिए, आ जब आप बोलेंगे तो बिल्कुल आपको जीभ के मध्य में फील होगा वो चीज़, आ। ठीक है, अब देखिए पश्च स्वर। पश्च का मतलब क्या हुआ? एंडिंग पार्ट। तो जीभ का पश्च भाग, जीभ का पिछले भाग से इसकी उच्चारण निकलती है, जैसे कि आ उ औ औ। ठीक है, तो आप लोग भी बोल करके देखिए, जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। जीभ के प्रयोग के आधार पर हमने 3 देख लिया, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, अग्र स्वर जीभ के आगे भाग से, मध्य स्वर जीभ के मिडिल पार्ट से, और पश्च स्वर पिछले भाग से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर। मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर मतलब कि किसी वर्ण को बोलने में कितना हमारा मुख्य द्वार कहने का मतलब जो हमारा माउथ है, कितना माउथ हमारा ओपन हो रहा है, उसके आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? विवृत। विवृत का मतलब क्या है? ओपन। ठीक है, एक है अर्ध विवृत, जिसका अर्थ है क्या? हाफ ओपन। अर्ध संवृत कहने का मतलब क्या? हाफ क्लोज। और संवृत का मतलब क्लोज। ठीक है,
तो विवृत सबसे पहले देखते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, ओपन होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुले, ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा माउथ पूरा खुलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विवृत स्वर वर्ण कहेंगे। जैसे कि आ बोल करके देखिए पूरा मुंह खुलेगा हमारा, ठीक है। अर्ध विवृत देखिए हाफ ओपन, माउथ क्या होगा हमारा, आधा खुलेगा, जैसे कि अ, ए, ओ, ठीक है। और अर्ध संवृत देखिए हाफ क्लोज, माउथ आधा बंद रहता है, ठीक है, जैसे ए, ओ, ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा हमारा। और संवृत क्लोज जिसमें कि मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, ऊ, ठीक है। तो ये सब में क्या हो रहा है कि हमारा माउथ बंद रह रहा है, ठीक है। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर चार हमने देखा, विवृत जो कि ओपन, जिसमें सबसे ज़्यादा मुंह हमारा खुलेगा, अर्धविवृत जिसमें कि आधा खुलेगा, अर्ध संवृत जिसमें कि आधा बंद रहेगा, और संवृत मतलब जिसमें लगभग बंद ही रहेगा, ठीक है। तो तीसरे आधार पे हमने स्वरों का वर्गीकरण कर लिया। अब चलते हैं चौथे आधार पे। ये क्या है, ओठों की स्थिति के आधार पर, ठीक है। अवृतमुखी, वृत्त का मतलब क्या होता है, सर्कल, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हमारा कुछ ये मीनिंग होने वाला है। देखिए अवृतमुखी के बारे में हम लोग देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, ठीक है, जब हम उच्चारण कर रहे हैं, जो अवृतमुखी स्वर होते हैं, इनके उच्चारण में क्या होता है, हमारा जो ओठ होता है ना, जो हमारा लिप्स है, वो गोलाकार नहीं होता या फिर वृत्तमुखी नहीं होता, जैसे अ, आ, ई, ए, ठीक है। और वृत्तमुखी का अर्थ क्या हुआ, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, ठीक है। तो बोल करके खुद ही देखिए, वो आपको पता चलेगा कि हमारा जो उच्चारण करने से क्या वो वृत्तमुखी हो रहा है, गोलाकार हो रहा है या नहीं। जैसे वृत्तमुखी देखिए ऊ है ना, ऊ, ओ, ठीक है। तो हमारा लिप्स क्या हो रहा है, एक वृत्त जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जब हम क्या बोल रहे हैं, वृत्तमुखी वर्ण बोल रहे हैं, ठीक है। तो ओठों की स्थिति के आधार पे हमारा अवृतमुखी होता है, अवृतमुखी होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हवा के नाक या मुंह से निकलने के आधार पर, ठीक है। तो ये सब ऑप्शंस थे आपके किसी क्वेश्चन में। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे ना कि सबसे पहले थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें कि हम लोग व्यंजन वर्ण की थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देन आई विल प्रोवाइड यू अ वीडियो जिसमें कि हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड जहाँ से क्वेश्चन बने हैं और जहाँ से पूछे जा सकते हैं उस पर भी, ठीक है। मतलब वर्णमाला का पूरा टॉपिक हम लोग एक वीडियो में सिर्फ उसके MCQs ही करेंगे, क्योंकि बड़ा ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो पहले थ्योरी को क्लियर कर लेते हैं। आप लोग क्या करोगे, तीनों वीडियो को अच्छे से पढ़ लोगे एंड देन जो प्रैक्टिस वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी उससे आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अब देखते हैं हवा के नाक या मुंह से निकलने के आधार पर, ठीक है। तो जब हम उच्चारण करते हैं तो फिर जो प्राण या फिर हवा होता है उसका क्या होता है, एक बड़ा रोल होता है। देखिए निर्नुनासिक और अनुनासिक। निर्नुनासिक का अर्थ क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण से हवा केवल मुंह से निकलती है, ठीक है। हवा केवल मुंह से निकलेगी तो उसे निर्नुनासिक कहते हैं। जैसे कि देखिए आ, ई, ठीक है, केवल मुंह से निकलती है। जब हवा केवल मुंह से निकल रही है, निर्नुनासिक। अनुनासिक का मतलब क्या हुआ, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। आ, ई, ठीक है। तो नाक और हमारा क्या हो रहा है, मुंह दोनों से ही क्या निकल रहा है, यहाँ पे हवा निकल रही है, ठीक है। तो निर्नुनासिक और अनुनासिक, ठीक है। इसे क्वेश्चन आया है इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि सब टाइप से पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि अगर डेप्थ में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है तो ज़रूरी है कि सब डायमेंशंस को हम लोग पढ़ ही लेके, और जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझ लेना कि निर्नुनासिक क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, इसमें कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, बस दैट्स इट, ठीक है। और कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसे कवर कर रहे हैं, ठीक है। बस ऊपर से हमें एक बार देख लेना है। ओके, घोषत्व के आधार पर इसे समझते हैं। घोष कहने का मतलब क्या होता है, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्री कहने का मतलब क्या है, जहाँ से हम बोलते हैं, जो हमारा वोकल कोड है,
ठीक है। वोकल कॉर्ड कहाँ होता है, हमारे गले में होता है ना, ठीक है। तो जो वोकल बॉक्स है वहाँ से वहाँ पर श्वास का कंपन, ठीक है, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, घोष, ठीक है। तो सघोष क्या हुआ, स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है तो सघोष कहलाता है, ठीक है। स्वर तंत्रियों में अगर कंपन हो रहा है उन वर्णों को उच्चारण से, तेज कंपन जब होता है तो सघोष कहते हैं, ठीक है। तो सभी जो स्वर वर्ण जितने भी है ना, सभी सघोष ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्वर्ण वर्ण किस में आते हैं, सघोष होते हैं, अघोष होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या टिक करेंगे, सघोष टिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसको ऐसे याद करिए, स से स्वर, स से सघोष, ठीक है। तो ये 6 हमने देख लिया और यहाँ पर ही आपका ये टॉपिक एंड हो गया। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके बने हैं, इसलिए मैंने सब आधार पे आपको करा लिया, ठीक है। और छोटा छोटा सा पॉइंट है, बस एक बार बस ध्यान में रख लेना है तो हो जाएगा इजीली। एक बार मैं आप सबको रिपीट करवा देती हूँ, ठीक है, जिससे कि सब माइंड में फिर से फिट हो जाए, है ना। रिवीजन इज़ मस्ट, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी जब पढ़ते हो ना, तब क्या किया करो कि मतलब तुरंत से 5 या 10 मिनट का टाइम दे करके सब माइंड में एक बार रिकॉल किया करो। इससे क्या होगा ना कि आप मतलब जो भी आपने पढ़ा है वो तुरंत का तुरंत आपने रिवाइज़ कर लिया, तो अच्छे से आपको पता है ब्रेन में वो चीज़ सेट हो जाती है, ठीक है। ओके, तो वही चीज़ हम लोग अभी करते हैं। स्वर वर्ण क्या होता है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को ही हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। और इसकी संख्या क्या होती है, 13 होती है। 10 और 3 हमने देख लिया था, 3 कौन कौन से अलग होते हैं, री, अंग, आ, ठीक है। स्वरों का वर्गीकरण सबसे पहले उच्चारण काल के अनुसार हमने देखा था, आधार पर देखा था। ह्रस्व स्वर कम टाइम, दीर्घ स्वर उससे अधिक टाइम, और प्लुत स्वर बहुत ही दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जीभ के प्रयोग के आधार पे हमने देखा था कि जीभ उच्चारण किस भाग से हम लोग कर रहे हैं, जीभ के आगे भाग से कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अग्र स्वर हो जाएगा। मध्य भाग से कर रहे हैं तो मध्य स्वर, और लास्ट भाग से कर रहे हैं तो पश्च स्वर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्लियर हो गया उच्चारण काल के अनुसार और जीभ के प्रयोग के अनुसार, ठीक है। अब माउथ के खुलने के आधार पर हमने देखा था तो विवृत, जिसमें पूरा मुंह खुल रहा है, किसी में एक क्या हुआ, एक हो गया कि आधा मुंह खुल रहा है, एक में आधा मुंह बंद रह रहा है, और एक क्या हो गया, पूरा ही मुंह लगभग बंद रह रहा है, ठीक है। फोर्थ हमने क्या देखा था, ओठों की स्थिति के आधार पर, ठीक है, कि क्या गोलाकार स्ट्रक्चर हमारे लिप्स का बनता है उच्चारण करते हुए, ठीक है। तो उस बेसिस पे अगर बनता है तो वो हो जाता है वृत्तमुखी, और नहीं बनता है तो क्या हो गया, वृत्तमुखी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स आप लोगों को थोड़े थोड़े देख लेने हैं, ठीक है। हवा के नाक या मुंह से निकलने के आधार पर निर्नुनासिक हमने देखा था, अनुनासिक देखा था। निर्नुनासिक में क्या होता है कि हवा केवल मुंह से निकलती है, और अनुनासिक में क्या होता है, नाक से भी हवा निकलती है, ठीक है। घोषों के आधार पर हमने देखा कि जो स्वर वर्ण है वो सभी क्या होते हैं, सघोष होते हैं, ठीक है। अघोष कोई भी वर्ण इसमें नहीं होता, इसलिए अघोष में डिवाइड नहीं किया गया, ठीक है। घोषों के आधार पर क्या है, सघोष है, ठीक है। सघोष में कहने का मतलब क्या होता है, स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है वो सघोष कहलाता है। और सभी स्वर वर्णों को बोलते समय हमारा क्या होता है, ये जो हमारा स्वर तंत्री है उसमें क्या होता है, कंपन होता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ कवर हो गया स्वर वर्ण का। इसके बाद व्यंजन वर्ण हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बोला है, एक लॉन्ग वीडियो हम लोग करेंगे जिसमें कि एक्सपेक्टेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं पूरे वर्णमाला टॉपिक से, उसको कवर करेंगे। टिल देन आप लोग पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।